श्री शिवाजी शिक्षण संस्था द्वारा संचालित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज को सत्र 2021-22 के लिए MBBS की 50 सीटें और मिली हैं, जिसके बाद अब इस कॉलेज में प्रवेश क्षमता 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। डॉक्टर पंजाबराव उपाख्या भाऊ साहिब देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रीय विज्ञान आयोग नई दिल्ली द्वारा MBBS से सम्मानित किया गया है। पाठ्यक्रम के लिए 2021-22 से 100 से 150 तक प्रवेश हेतु वस्तुनिष्ठ पत्र प्राप्त हो गया है। इसे हाल ही में बाल रोग विभाग में एक नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति भी मिली है। मनोचिकित्सा विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की सीमा 2 से बढ़ाकर 4 करने का भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज नासिक द्वारा 10 विषयों में कुल 11 फेलोशिप पाठ्यक्रमों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई है। एक वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि कॉलेज में मेडिसिन, पैथोलॉजी और गायनेकोलॉजी में PhD केंद्र शुरू करने की अनुमति महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नासिक से प्राप्त कर ली गई है। सर्व कार्यरत असणारे संचालक, डीन, डॉक्टर्स, कर्मचारी यांच्या सर्वांच्या परिणामांचा हा परिपाक आहे आणि आम्ही त्याला हातभार लावण्याचा काम केलं आहे। आमचं काही मेजर रोल याच्यात आहे असं आम्ही म्हणत नाही, पण वेळोवेळी अनेक लोकांनी त्यामध्ये हे 5 वर्षाची मुदत वाढ जी आम्हाला मिळाली ती पवार साहेबांनी आम्ही कार्यरत झाल्यानंतर आम्हाला मिळाली आणि यावेळी इन्स्पेक्शन झाल्याबरोबर स्वतः गडकरी साहेबांनी, आता हे खरं तर मी बोलू नये, पण गडकरी साहेबांची सुद्धा यामध्ये फार मोठा सहभाग आणि वाटा आहे की त्यांनी एकूण आमचं काम करण्याची पद्धत, लोकांच्या प्रती असणारी आमची बांधिलकी हे बघून या आम्हाला 50 जागा वाढवून दिलेल्या आहेत। यामध्ये आता अजून डेव्हलपमेंट, कारण की शेवटी सेल्फ सस्टेन ही युनिट झाल्याशिवाय आत्तापर्यंत बाहेरचा पैसा पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेजमध्ये द्यावून त्यांचे सॅलरीज किंवा इतर सगळे कामं केली जात होती, परंतु आता मागच्या 3-4 वर्षामध्ये त्यांच्या पगारासाठी आम्हाला कुठला पैसा उभा करावा लागला नाही। सेल्फ सस्टेनिंग ते युनिट होण्याच्या दृष्टीनं ती वाटचाल महाविद्यालयाची आहे, वैद्यकीय महाविद्यालयाची। यामध्ये सर्वच कर्मचाऱ्यांचा, HODचा आणि डॉक्टरांचा सहभाग आहे। श्री शिवाजी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख के नेतृत्व में श्री शिवाजी शिक्षण संस्था तेजी से प्रगति कर रहा है और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज को आवंटित अतिरिक्त सीट उसी का परिणाम है। हर्षवर्धन देशमुख के नेतृत्व में शिवाजी शिक्षण संस्था के सभी पदाधिकारियों, कार्यकारी समिति के सदस्यों, स्मृति मेडिकल कॉलेज के डीन, निदेशक डॉक्टर पंजाबराव देशमुख और उनकी टीम द्वारा किए गए प्रयासों ने इन 50 सीटों में वृद्धि की है। इसीलिए निवोदित होशियार छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। शिव परिवार के नागरिकों ने श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के सभी पदाधिकारियों को बधाई दी है और संस्था वास्तव में भाऊ साहिब के सपने को साकार करने की ओर बढ़ रही है। इसी भावना को इस दौरान व्यक्त किया गया। जहां पूरे राज्य में ST कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, वहीं निगम कर्मचारियों को निलंबित करने की कार्रवाई कर रहा है। अमरावती में भी 21 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके विरोध में निलंबित ST कर्मचारियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पर धावा बोल दिया है। पिछले 5 से 6 दिनों से राज्य भर में ST कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जबकि राज्य में कई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए लोगों में अमरावती जिले के 21 कर्मचारी भी थे, जिन्हें बुधवार रात निलंबित करने का आदेश दिया गया था। इससे नाराज भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी के नेतृत्व में सैकड़ों अन्य कर्मचारियों के साथ निलंबित कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पर धावा बोलकर कलेक्टर को मांगों का निवेदन सौंपा। उन्होंने कहा, अगर हमें निलंबित भी किया जाता है तो भी हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा सरकार में विलय नहीं हो जाता। आदेश दिले आमच्या DM साहेबांनी। DM साहेबांना म्हटलं बा तुम्हाला 7 जणाले 7 कर्मचाऱ्याला निलंबनाचे आदेश आले आहे। मी साहेबाला म्हटलं बा 7 जणाले निलंबनाचे आदेश कसे काय दिले, तर त्याचं असं म्हणणं आलं आहे का बा आम्हाला वरून GR आला आहे
म्हटलं तुम्हाला डी सी साहेबांनी दिले असेल तर ते सांगा. आम्ही डी सी साहेबांना विनंती करतो. आम्ही शिवराय कुलकर्णी साहेबांना त्यांनी फोन केला होता का कोणत्याही कर्मचारी निलंबनाची कारवाई करू नये आणि जर केली तर तुमची गाठ माझ्याशी नाही. आणि त्यांनी तरी पण आम्हाला सोडबुद्धीतून आम्हाला 7 लोकांना निलंबनाची कारवाई केली. कारवाई कितीही केली तरी आम्ही संप मागं घेणार नाही. आमच्या कामगाराचा एकजूट आहे. आमच्या बंजारा आगारातले पूर्ण कर्मचारी आमच्या पाठीशी नाही. आमचे कर्मचारी पूर्ण हेच म्हणते का केने भाऊ म्हणा जेले कोणाले आम्हाला सस्पेन्शनचे ऑर्डर आले आहे त्याचं एकच म्हणणं आहे जे नाव आहे ज्यांच्या सह्या सगळे निलंबन करा नाही तर याचं निलंबन मागं घ्या. आम्ही आमच्या न्याय हक्कासाठी कामबंद आंदोलन केलेलं आहे. आमचे 38 कर्मचारी बांधव यांनी आत्महत्या केलेली आहे. त्याविषयी एक दुखवटा म्हणून आम्ही कामबंद आंदोलनाच्या स्वरूपात आमच्या न्याय हक्कासाठी आणि आमच्या जे बांधव त्यांनी आत्महत्या केलेली आहे त्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढा उभारलेला आहे. परंतु एसटीचे प्रशासन हे आत्ताच नाही तर 24 घंटे कामगिरीवर असतानासुद्धा आम्हाला दहशतीच्या वातावरणात राहावं लागतं आहे. इंग्रजी राजवटीचा कायदे कानून आमच्या एसटीमध्ये आहे आणि हे निलंबन करणार हे काही मोठी गोष्ट नाही. तसेही आमच्यावर नेहमीच निलंबनाच्या दडपशाही खाली आम्हाला जीवन जगावं लागते. एसटीत कामगिरी करावी लागते. मग आमची एकच मागणी आहे का जोपर्यंत शासनात विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत आम्ही आमचा संप मागे घेणार नाही. खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने अमरावती शहर के रेलवे स्टेशन चौक के आसपास स्थित ईगल पान सामग्री केंद्र पर छापेमारी की है. अभियान के दौरान प्रतिबंधित गुटखा का बड़ा स्टॉक जब्त किया गया. मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को दोपहर के करीब खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन चौक के आसपास राजू मोटवानी के ईगल पैन मटेरियल सेंटर पर छापा मारा. दुकान में कई नामी कंपनियों का प्रतिबंधित गुटखा मिला है. इनमें पान बहार, पान पराग, रजनीगंधा, सितार, मानिकचंद और पान मसाला जैसे प्रतिबंधित गुटखा शामिल थे. शुरुआती अनुमान के मुताबिक करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा हैं. खाद्य एवं औषधि प्रशासन को पिछले कई दिनों से दुकान के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं. उसी के आधार पर छापेमारी की गई. कोरोना के कार्यकाल में भी राजू मोटवानी ने बड़ी मात्रा में अवैध गुटखा बेचा था. उस समय भी निगम की टीम ने उसकी दुकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया था. आज भी जब खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी दुकान में पहुंचे तो मोटवानी ने उन्हें संभालने का प्रयास किया. खाद्य एवं औषधि प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के बाद दुकान को सील कर दिया जाएगा और पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी. गुप्त माहितीच्या आधारे जे केंद्र गुलशन आर्केड रेल्वे स्टेशन चौक अमरावती येथे कारवाई करण्यात येत आहे. सदर दुकानामध्ये विविध प्रकारचे गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू आढळून आले आहे. त्यांची मोजणी सुरू आहे. साधारणपणे 1-1.25 लाखाच्या दरम्यान किंमत असू शकेल, कमी जास्त. आणि कारवाईनंतर सदर दुकान सील करण्यात येईल आणि पुलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल करण्यात येईल. मोटवानी के बाजार में कुल 3 गोदाम हैं और तीनों गोदामों में बड़ी संख्या में अवैध गुटखा होने की जानकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन को मिली है. नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से पूरे राज्य में आंदोलन किया जा रहा है. इसी के तहत अमरावती में भाजपा अध्यक्ष प्रणीत सोनी और युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष बादल कुलकर्णी की मौजूदगी में नवाब मलिक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आंदोलन किया गया. इस दौरान नवाब मलिक के फोटो भी जलाए गए. संपूर्ण राज्य समेत अमरावती में भी बुधवार को महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ आंदोलन किया गया. प्रदेश भाजपा का कहना है कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक वर्तमान में अपने मंत्री पद की जिम्मेदारियों को भूलकर अन्य मुद्दों पर अवांछित तरीके से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. बुधवार को की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध होने का गंभीर आरोप किया था. इसी मुद्दे को पकड़ते हुए युवा भाजपा ने नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग की. विपक्ष की माने तो राज्य में किसान, एसटी कार्यकर्ता, छात्र, मजदूर सभी इस सरकार से तंग आ चुके हैं और सरकार के मंत्री पद पर बैठे नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड के लोगों से हाथ मिलाकर जमीन को मामूली कीमत पर खरीद रहे हैं, जो अंडरवर्ल्ड के साथ मलिक के रिश्ते की गवाही देती है. राज्य के मंत्री पद पर बैठे नवाब मलिक अपने पद का गैर उपयोग कर रहे हैं. अगर नवाब मलिक इस्तीफा नहीं देते हैं तो अमरावती में आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करने की चेतावनी भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से दी गई है. नवाब मलिक मुर्दाबाद, नवाब मलिक मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद.
एक बेजबाबदार मंत्री जो स्वतःचं खातं सोडून इतरांच्या खात्यामध्ये किंवा इतर प्रकरणांमध्ये किंवा ड्रग्जसारख्या गंभीर प्रकरणामध्ये लुडबुड करतो, एक प्रामाणिक अधिकारी जो या देशातील हाय प्रोफाईल ड्रग्ज रॅकेट ओपन करत आहे त्याच्या परिवाराच्या बद्दल विचित्र भाषेत बोलतो. मात्र तरीसुद्धा आजही तो या राज्याच्या, या सार्वभौम महाराष्ट्राच्या राज्य मंत्रिमंडळामध्ये मंत्री म्हणून बसलेला आहे. मात्र या राज्याचे मुख्यमंत्री हे अजूनही त्यांना बळ देत आहे, अजूनही त्यांच्यावर कुठली कारवाई करत नाही आहे. आणि माननीय विरोधी पक्षनेते श्री देवेंद्रजी यांनी काल जी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी जे गंभीर आरोप नवाब मलिकांवर लावले, त्यानुसार नवाब मलिक यांचे संबंध कुठेतरी अंडरवर्ल्डसोबत जुळतात. अंडरवर्ल्डशी थेट संबंध असणारे आणि शिक्षा भोगणारे अशा व्यक्तींकडून त्यांनी कवडीमोल भावानी जमीन विकत घेतलेली आहे. एका व्यक्तीचा त्यांनी भाजपाच्या सोबत संबंध जोडला. तो व्यक्ती आज मीडियासमोर आला आणि त्यांनी म्हटलं की मी भाजपचा नाही, मी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पदाधिकारी राहिलेलो आहे. आणि त्यामुळे या सरकारचा आता बुरका फाटलेला आहे, त्यांचा खरा चेहरा आता जनतेच्या समोर येत आहे. आणि या सगळ्या कृत्याचा निषेध म्हणून या देशद्रोही नवाब मलिकला लवकरात लवकर याची हकालपट्टी मंत्रिमंडळामधून त्याची लवकरात लवकर हकालपट्टी करावी. अहमदनगर के किसान बाला साहेब कोलसे ने किसानों को न्याय दिलाने के लिए साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में वे प्रदेश के 36 जिलों के जिला कलेक्टर को निवेदन देकर किसानों की समस्या रख रहे हैं। किसान अपनी उपज की कीमत तय करने में सक्षम है। सरकार से सब्सिडी प्रति एकड़ उत्पादन लागत को कवर करना चाहिए। प्रति एकड़ उत्पादन लागत की गारंटी दी जानी चाहिए। सभी राज्य सरकार के पदों की भर्ती MPSC के माध्यम से की जानी चाहिए और किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने। इन्हीं सब मांगों को लेकर अहमदनगर के बाला साहेब बाबूराव कोलसे राज्य के 36 जिलों के जिला कलेक्टरों के पास साइकिल से जा रही हैं। गुरुवार को वो अमरावती पहुंचे। इस बीच उन्होंने जिलाधिकारी पवनीत कौर को निवेदन दिया। बाला साहेब भी किसान हैं, वे किसी पार्टी या संगठन से ताल्लुक नहीं रखते। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों का ध्यान खींचने के लिए इस साइकिल की यात्रा की शुरुआत की है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। हालांकि राज्य में किसानों की स्थिति खराब हो गई है क्योंकि किसानों को उनके न्याय के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। लिहाजा आज किसानों को बचाना जरूरी है। हालांकि उन्होंने कहा कि बाजार में भाव नहीं मिलने से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बाला साहेब ने अब तक इस यात्रा में 14 जिला कलेक्टरों को निवेदन दिया है और वो जल्द ही शेष जिला कलेक्टरों से मुलाकात करेंगे। साहेब, मी एक शेतकरी आहे आणि मी सध्या 36 जिल्हे म्हणजे पूर्ण सायकलने प्रवास करत आहे। हा माझा 14वा जिल्हा आहे। 1500 किलोमीटर माझं अंतर आता पूर्ण झालेलं आहे। तुम्ही प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनद्वारे हे सांगतोय की जे जगाचा पोशिंदा आहे शेतकरी, तो सध्या आत्महत्या करतोय, मरतोय। तो एका दाण्याचे मोठ्या कष्टाने 1000 दाणे करतोय। त्याला आसमानी सुलतानी संकटांना सामोरं जावं लागतंय, परंतु त्याला न्याय भेटत नाही। सर्वांच्या मालाला जो फॅक्टरीतून माल येतो त्याला फिक्स किमती असतात, तेच शेतकऱ्याकडून माल दमडी मोलात खरेदी करतात आणि त्यांचे त्या किमती लावतात। पण आत्तापर्यंत 75 वर्ष झाले भारताला स्वातंत्र्य मिळून, पण साधा शेतकऱ्याला त्यांनी कमवलेल्या कष्टाने कमवलेल्या मालाचं मोल करता येत नाही। ही मोठी शोकांतिका आहे आणि चिंतेची बाब आहे। आता जर पाहिलं तर शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या वाढत आहेत। त्यातमध्ये पेट्रोल डिझेल दरवाढीमुळे शेती मशागतीचा खर्च पण वाढलेला आहे, म्हणजे शेती उत्पादन खर्च वाढलेला आहे आणि त्या प्रमाणात उत्पन्न होत नाही। आता अतिवृष्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं, ती पण मदत आता शासनाची शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही आणि जे काही माल उरला तो कवडीमोल भावामध्ये व्यापारी खरेदी करत आहेत। म्हणजे चौकूनच शेतकरी असा संकटात सापडलेला आहे। मी आता हा माझा 14वा जिल्हा आहे। 14 जिल्हाधिकाऱ्यांनी मी निवेदन दिलेलं आहे। मी 13 ऑक्टोबरला माझ्या गावाहून निघलो होतो अहमदनगरवरून। अनुभव जर पाहिला सर तर विदर्भ मराठवाड्याची परिस्थिती म्हणजे जर मी आता बऱ्याच शेतकऱ्यांशी भेटलो, चर्चा केली तर खूप बिकट अवस्था आहे। शेतकरी अक्षरशः म्हणजे मेलेल्या मुर्द्यावर त्याची परिस्थिती काय म्हणजे अवघड आहे। परिस्थिती खूप बिकट आहे शेतकऱ्यांची महाराष्ट्रातच, पण त्यातमध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये। महिलाओं के आर्थिक विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अमरावती नगर निगम द्वारा लागू दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय नागरिक अभियान के वित्तीय सहयोग से बचत गट द्वारा संगिनी सुपर शॉप की शुरुआत की गई।
अमरावती नगर निगम क्षेत्र में कुल 1272 बचत गट है, जिनमें से कुल 7 महिला बचत गट एक साथ आए। बचत गटों की 70 महिला सदस्यों द्वारा बनाए गए विभिन्न घरेलू सामानों को बाजार उपलब्ध करवा देने और रोजमर्रा की जरूरत का सामान दूसरे बाजारों से खरीदने की बजाय खुद की दुकान से खरीदने से होने वाले लाभ और बचत गट की महिला सदस्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संगीनी वस्ती स्तर संघ द्वारा सुपर शॉप की शुरुआत की गई। जब इन 7 बचत गट की महिलाएं एकत्रित आकर एक नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रही थी, तभी उन्हें दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय नागरी अभियान के बारे में पता चला। नगर निगम के अधिकारियों ने इन महिलाओं को अभियान की जानकारी देकर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस सुपर शॉप से महिलाओं को आर्थिक लाभ मिल रहा है। संगीनी वस्ती स्तर की अध्यक्षा श्रीमती आरती शेंडे और कोषाध्यक्षा श्रीमती सीमा शिंदे ने कहा कि भविष्य में शहर में और दुकानें खोली जाएंगी, जिससे बचत गटों को वित्तीय लाभ मिलेगा। अमरावती महानगरपालिका अमरावती दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय उपजीविका अभियान या अंतर्गत संगीनी वस्तीस्तर संघ स्थापन केला आम्ही 29 जानेवारी 2020ला आणि त्यामार्फत आम्ही संगीनी सुपर शॉपी सुद्धा ओपन केलेली आहे। त्यामध्ये महिलांना घरी बसल्या महिलांना त्यांच्या उद्योगांना काहीतरी वाव मिळावा व त्या स्वतःच्या पायावर आत्मनिर्भर व्हाव्या, त्यासाठी आम्ही हे संगीनी सुपर शॉपी चालू केली आहे। यामध्ये सर्व महिला घरी असणाऱ्या त्यांचं बनवलेला कच्चा माल पक्का माल सर्व आमच्या शॉपला आणून देतात आणि आम्ही हे त्यांचा माल इथून बाहेर म्हणजे विक्री करतो। महिलांना रोजगार मिळावा त्याकरिता त्यांनी बनवलेल्या घरी वस्तू ह्या आपल्या दुकानात आणून आम्ही त्या विक्री करतो। तसेच त्यांना त्या मोबदल्यात जो काही लाभ मिळतो तो आम्ही त्यांना देतो आणि त्यांना घरी बसून आपला उद्योग हा वाढवावा त्याकरिता मार्गदर्शनसुद्धा करतो। या दिवाळीमध्ये आम्ही फराळसुद्धा ठेवलेले आहे आणि याला उत्तम प्रतिसाद असा मिळालेला आहे। दीनदयाल अंत्योदय नागरी राष्ट्रीय अभियान योजना बचत गटों की महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद कर रही है। नगर आयुक्त प्रशांत रोडे ने शहर के अन्य बचत गटों की महिलाओं से एकत्रित होने और इस सुपर शॉप से प्रेरणा लेकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की अपील की। महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय उपजीविका अभियान याच्या अंतर्गत अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये संगीनी वस्तीस्तर संघ या संघाच्या माध्यमातून एक लोकोपयोगी लोकांना गरज असणाऱ्या विविध वस्तूंचं एक शॉप साईनगर या ठिकाणी उघडण्यात आलं आहे। हे शॉप जुलैमध्ये त्यांनी चालू केलं आहे। या शॉप उघडण्यामागे संघामध्ये 70 महिलांचा सहभाग आहे। यांनी सुरुवातीला 50,000 रुपये इन्व्हेस्ट करून त्यांनी स्वतः तयार केलेल्या वस्तू त्याचप्रमाणे मार्केटमधील काही वस्तू उत्कृष्ट क्वालिटीच्या या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। त्यामुळे फायदा असा झाला की त्या परिसरातील नागरिकांना मुख्य बाजारपेठेमध्ये येण्याची गरज राहिली नाही। त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट आणि चांगल्या वस्तू मिळाल्यामुळे या दुकानाला अतिशय चांगला प्रतिसाद आहे आणि त्यामुळे या महिलांना चांगला प्रॉफिटसुद्धा मिळतो आहे। या माध्यमातून जवळजवळ 70 महिलांना स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची संधी मिळालेली आहे। अमरावती जिले के आशेगांव पूर्णा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर हो गया है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस इमारत की दुरुस्ती नहीं की जा रही है। अमरावती जिले के असिगांव पूर्णा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अस्पताल की इमारत कभी भी गिर सकती है, फिर भी यहाँ मरीजों का इलाज चल रहा है। इस असिगांव पूर्णा आरोग्य केंद्र में इलाज के लिए कुल 24 गांव के लोग आते हैं, लेकिन इस अस्पताल की मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। भवन की किसी भी क्षण गिरने की संभावना है, लिहाजा जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवीनीकरण या नए भवन के निर्माण की आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया गया है। बिल्डिंग तर डिसमेंटल झालेली आहे। आम्ही वर्क करत आहे। पेशंट पण येतात इथे, त्यांची पण भीती आहे की केव्हा पण त्याच्या अंगावर पण पडू शकते। बारिश झाली तर त्यांची पण आम्हाला भीती वाटते। यासाठी आम्ही सर्व तक्रार केलेली आहे, पत्र दिलेले आहे DH ऑफिसला, त्याने पण वर पाठवलेले आहे। त्याची कारवाई चालू आहे। 4 वर्षापासून आलेली आहे। 2 वर्षापासून तिथे पत्रव्यवहार केलेले आहे DH ऑफिसला, ते वर करतात।
अमरावती जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि अमरावती जिले में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में कमी आई है। अमरावती जिले को अब तक केवल 55% टीकाकरण ही हुआ है और अमरावती जिला कम प्रतिशत के साथ राज्य के अंतिम 10 जिलों में शामिल है। ये जानकारी जिला कलेक्टर पवनीत कौर ने दी है और प्रशासन ने नागरिकों से टीकाकरण कराने की अपील की है। खासकर अमरावती जिले में मराठी फिल्म के मशहूर अभिनेता भरत गणेशपुरे ने भी अमरावती के लोगों से टीकाकरण कराने की अपील की है। मला आत्ताच माहित पडलं की आपल्या अमरावती जिल्ह्यात 10 लाख लोकांना अजून पहिली लस घेतलेली नाही आहे कोविडची। तर असं करू नका, ताबडतोब लस घ्या, कारण ते आपल्या फायद्याची आहे। आणि तुम्हाला वाटत असेल का बाबा लस घेतल्यानंतर ताप येते, हे होते, तसं होते, असं काही होत नाही। थोडा बहुत कधी ताप आला तर तुमचा एक संध्याकाळपर्यंत तो जाते, पण हे लस घेणं अत्यंत आवश्यक आहे। कारण पहिली लस घेतल्यानंतर 84 दिवसानंतर आपल्याला दुसरी लस घ्यायची आहे आणि दुसरी लस घेतल्यानंतर 15-20 दिवसानं जे अँटीबॉडीज आहेत ते आपल्या शरीरात ते तयार होतात आहे। त्याच्यानंतर मग आपण कोविडपासून मुक्त होऊ। कारण आता कोविड गेलेला नाही आहे, बरं मी सांगतो तुम्हाला, कोविड अजून गेलेला नाही आहे। त्याच्यामुळे त्याची काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक आहे। तो कधी डोकं वर काढेल सांगता येत नाही, म्हणून आपण तयारीत राहूया, लस घेऊया आणि शासनाला मदत करूया। शासनापेक्षा आपण आपल्यालाच मदत करूया। लस घेतल्यानं कुठलाही दुष्परिणाम होत नाही। मी दोन्ही लस घेऊन झालेले आहेत, आमच्या सगळ्या फॅमिलीच्या दोन्ही लस घेऊन झालेले आहेत आणि लस आता अवेलेबल आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही ताबड़तोब जाऊन लस घ्या। अमरावती में बुधवार को एसटी कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया। विधायक रवि राणा ने बुधवार को धरना स्थल का दौरा किया। इस दौरान राणा की मौजूदगी में परिवहन मंत्री अनिल परब की प्रतीकात्मक प्रतिमा को जलाया गया। महाराष्ट्र राज्य परिवहन एसटी निगम के राज्य सरकार में विलय के लिए राज्य भर के एसटी कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब कर्मचारियों का आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो रहा है। इसके अलावा 300 से अधिक एसटी कर्मचारियों को निलंबित कर दिए जाने से कर्मियों में भारी नाराजगी है। बुधवार को अमरावती जिले के बडनेरा के विधायक रवि राणा ने जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में परिवहन मंत्री अनिल परब की प्रतिमा जलाई और उनके खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने परिवहन मंत्री अनिल परब से आत्महत्या करने वाले एसटी कर्मचारियों के परिवार के लिए 25-25 लाख रुपए की मांग की है। इस बीच 5-6 दिन में ये मांगे पूरी नहीं होने पर विधायक रवि राणा ने अमरावती से मुंबई तक पैदल मार्च निकालने और मुख्यमंत्री आवास के सामने भव्य आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। अनिल परब परिवहन मंत्री हे त्या पदावर बसण्याच्या लायकीचे नाही आहे। कारण परिवहन मंत्री असताना त्यांनी संपूर्ण परिवहन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं आणि पूर्ण ठाकरे कुटुंबाचं पूर्ण सेवेमध्ये ते लागलेले आहे। कारण की आज दिवाळी कर्मचाऱ्यांची अंधेरामध्ये गेलेली आहे। 39 लोकांनी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे। या ठिकाणी निलंबनाच्या धमक्या देऊन ते आंदोलन चिघळण्यासाठी, बंद करण्यासाठी, रद्द करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न चालू आहे। आणि ज्या कुटुंबांनी आत्महत्या केली त्या कुटुंबांना 25 लाख रुपये ताबडतोब दिले पाहिजे। आणि या कर्मचाऱ्यांची एकच मागणी आहे की आम्हाला शासनामध्ये विलीन करा। आणि शासनामध्ये विलीन करासाठी अनिल परब एक कॅबिनेट मंत्री आहे। कॅबिनेटचा ठराव घेऊन त्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे गेलं पाहिजे। मुख्यमंत्री त्यांच्या पक्षाचे आहे, त्याच पक्षाचे मंत्री आहे आणि अनेक ठराव त्यांनी आतापर्यंत घेतले, अनेक कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतले। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज़ अमरावती।